जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी का ये शेर। और आज की जो गाजा की सिचुएशन है, इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है, लेकिन एक महाकाव्य लिखा जा रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, गाजा सिटी जहां पर इजराइल पूरी तरीके से 3 तरफ से घेरा डालने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हमास ने अपनी किलेबंदी किस तरह से की है, मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो गाजा यानी गाजा सिटी से जो साउथ लोग गए थे, और यही इजराइल चाह रहा था। इजराइल ने क्या कहा था? इजराइल ने कहा था कि जब गाजा सिटी से लोग साउथ गाजा की तरफ पलायन कर जाएंगे तब हम अपना मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू करेंगे। और इस बहाने को वो बार बार कह रहा था। एक्चुअली मिलिट्री ऑफेंसिव वो नहीं शुरू कर पा रहा था क्योंकि उसकी सेना नहीं तैयार, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि हम वहां से खाली कराना चाहते हैं ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। 64,000 सिविलियंस को मारने के बाद, 2 लाख लोगों को हताहत करने के बाद, घायल करने के बाद अब तुम ये बात कह रहे हो। खैर, तुम तो हो ही बदमाश। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गाजा से जो बात कही जा रही थी कि गाजा सिटी छोड़ के साउथ जाओ, जो कुछ थोड़े बहुत साउथ गए भी थे वो वापस आ गए। ये पहली बार हुआ है रिवर्स माइग्रेशन। ये रिवर्स, जो साउथ थे वो वहां से वापस आकर उन्होंने कहा हम गाजा सिटी में रहेंगे, जैसी भी स्थिति होगी हमारे पास जो कुछ होगा उससे हम लड़ेंगे। ये इससे बड़ा महाकाव्य क्या हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यह बात साबित हो चुकी है। और भी देखिए, बड़ी बड़ी खबरें आज हैं। इजराइल ने कह दिया है कि एक नया एक्सिस ऑफ ईवल है। इजराइल ने कहा है कि हमारे नए तीन नए दुश्मन हैं, उसमें सीरिया, टर्की, कतर, इसका नाम ले लिया। अब बताओ, पहले एक्सिस ऑफ ईविल हुआ करता था लेबनान, ईरान और सीरिया। और सीरिया में तो तुम्हारी सरकार है, तुम सीरिया का आप नाम क्यों ले रहे हो? और उसमें कतर और तुर्की जोड़ दे रहे हो। तुर्की से ठीक है, तुम्हारी तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन असलियत में अभी क्या वहां होगा क्या नहीं होगा ये नहीं क्लियर है। लेकिन इजराइल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि उसको वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में उसको एक नया ऑर्डर चाहिए, उसको ग्रेटर इजराइल चाहिए। कोई दोस्त, कोई दुश्मन कुछ नहीं देखेंगे। हमें कब्जा चाहिए कतर पे, सऊदी अरेबिया पे, कुवैत पे, ओमान पे, बहराइन पे, सब जगह हमें कब्जा, यूएई पे हमें कब्जा चाहिए। हमारा जो साथ दे रहे हैं वो भी उनको भी हम उन पे भी हम हुकूमत करेंगे। यही चीज अंग्रेजों ने 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में सोची थी। वो पूरे सारे राज एक एक करके हड़प रहे थे, लेकिन जब 1856 में अवध को हड़पा तो 1857 हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने हथियार डाल दिए कि और इलाके हम नहीं हड़पेंगे। और 525 इस तरह के राज 1947 तक भारत में थे। अब ये आप सोचिए, अब इस समय जो है पूरी जो परिस्थिति है वो क्या है? इस समय आप देखिए कि अभी जो अरब समिट हुआ है, उस अरब समिट ने बहुत ही तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है, फिर भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही है। ईरान ने कहा है कि हम साथ हैं। अरब समिट ने जो इजराइल के विरोध में जो बातें कही, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन के हम पक्ष में नहीं। और उसके साथ साथ ईरान को लेके बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान में फिर से ईरान इजराइल की जंग लगता है शुरू होने जा रही है। मैंने आपको पिछले महीने भी कहा था, लगातार पिछले महीने भी अगस्त के अंत में वो स्थितियां बनी थी, अब सितंबर के अंत में वो स्थितियां बन रही, क्योंकि जर्मनी ने कह दिया है अपने नेशनल्स को, जर्मन सिटीजन्स को, कि वो ईरान खाली कर दे जितनी जल्दी हो सके। यमन के ऊपर देखिए, यमन के ऊपर आज मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, वो इजराइल से वो विदा हुए वापस अमेरिका की ओर, और एक उनके जाते ही नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध छेड़ दिया, ज्यादा मतलब एक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया। यमन पे बम्बार्डमेंट की मतलब यमन पे बम गिराए और लेबनान पे बम गिराए। और यमन में तो अद्भुत हुआ, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। स्पेन, देखिए स्पेन ने अपने सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से कैंसिल कर दिए, और स्पेन ने यूरोविजन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया। दुनिया में बहुत बड़ा बैकलैश हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज अब इस पूरे स्थिति में आ रही हैं कि वो इजराइल को रिकग्नाइज ना करें, और उसके साथ साथ वो फिलिस्तीन को रिकग्नाइज कर ले। 22 सितंबर को एक जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने जो एक 2 स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टाइन पे जो एक
कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसकी तरफ देखा जा रहा है। आज 16 सितंबर 2025 है और मैं आपको फिर से अपील करूंगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब, इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइएगा। देखिए, अभी जो पूरी स्थिति है, जिस तरीके से इजराइल की फौजें हमला कर रही हैं, मैंने आपको बताया था कि इजराइल ये लड़ाई हार चुका है गाजा सिटी की, और मैं अभी भी उस बात पे कायम। क्यों? क्योंकि देखिए, शुजैया और अल जैतून, ये सब जो बाहरी इलाके जो गाजा सिटी को घेरे हुए हैं, वहां पर इजराइल कुछ कर नहीं पाया। अब इजराइल अंदर घुसा है दूसरे इलाकों से, लेकिन जैतून और शुजैया में हमास की जो फोर्सेस हैं वो पीछे से उसको एक तरह से जो 98 पैराट्रूपर्स हैं और 162nd ब्रिगेड है जो अंदर घुसी है, उसको वो पीछे से उसका रास्ता, उसके रियर को हमास ने देखिए ऑलमोस्ट काट दिया। उधर जो 3 इलाकों में जो आज हमला किया है गाजा सिटी के अंदर, उसमें शेख रदवान, तेल अल हवा और अल करामा, शेख रदवान, तेल अल हवा और अल करामा, इन तीनों इलाकों में हमास ने बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स पहले की हैं और कल कम से कम 12 इजरायली सोल्जर इन्हीं इलाकों में घायल हुए, तो जो ये देखने गए थे कि क्या हो रहा है। अभी देखिए, वो जो उसकी डिटेल खबरें हैं जो हमास ने हमले किए, उन फिर वही मैं कह रहा हूं, मिलिट्री सेंसरशिप में देर से खबरें आ रही हैं। आज तो 1 जुलाई में हमास ने ऑपरेशन किया, तो उसकी खबर आ जाएगी। तो अब देखिए, अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कम्युनिकेशन का रेजिस्टेंस द्वारा, जिससे वो खबरें जो रेजिस्टेंस वहां पर लड़ रहा है और जिस तरीके से वो इजरायली ग्राउंड ऑफेंसिव को डिफीट कर रहा है, उसकी खबरें आ जाए। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में 850 बार बमबारी की है, केवल 850 केवल गाजा सिटी पे। गाजा सिटी लेकिन खड़ा है, कितने टावर्स उसने गिरा दिए, लेकिन गाजा सिटी खड़ा है, लोग वापस वहां पर आ रहे हैं। इसको आप क्या कहिएगा? नेतन्याहू ने एक पहली बार कल एक प्राइवेट मीटिंग में, एक इस तरह का एक कम लोगों का सेमिनार था, प्राइवेट मीटिंग नहीं, कम लोगों का सेमिनार था, उसमें यह कह दिया, पहली बार एडमिट किया, यानी इस चीज को उसने माना कि हम आइसोलेट हो चुके हैं, इजराइल अलगाव में पड़ चुका है। यह बात नेतन्याहू ने कबूल की है। अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये जो पूरी बात है, ये सारी चीजें देखिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो एक जो नई बात आ रही है कि इजराइल के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसमें जनता कैसे शामिल हो रही है। तो जनता ऐसे शामिल हो रही है, अभी जो 2-3 मिसाल सामने आई है कि जब इजराइल ऐसे इंटेंसिव बम्बार्डमेंट करता है, तो वो कुछ लगता है स्पेशल टनल्स हमास ने बनाई है, और उन स्पेशल टनल्स में जो कुछ सिविलियंस हैं वो जाके छुप जाते हैं। उसके बाद जब इजराइल बम्बार्डमेंट कर लेता है, उसके बाद वो सिविलियंस निकलते हैं। अब ये नई टैक्टिक्स है, ये नए टनल्स जो हमास ने बनाना शुरू किया, इसका क्या राज है? ये देखिए, बहुत ही बड़ी एक चीज है और जिसको लेके गफलत में है इजराइल। दूसरी बात, अमेरिका की जो सारी बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि रूबियो इसीलिए आए थे यहां ग्रीन लाइट देने। ट्रंप की जो सारी बातें थी कि कतार पे बम्बार्डमेंट हुआ, वहां ट्रंप के बेसिस हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, तो सब फर्जी। देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों एक थिंकिंग के हो गए हैं, वही जो व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट और जायनिस्ट, ये जो 2 लॉबीज हैं, ये पूरा चाहती है मुस्लिम वर्ल्ड को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि इनका जो पूरा जो इनकी मंशा है वो है दुनिया में साम्राज्यवाद को फिर से वापस लाना। यानी 19वीं सदी में जैसे अंग्रेज और यूरोप पूरा रूल करता था दुनिया को, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी सारे देश, वैसे ही अब अमेरिका और इजराइल रूल करेंगे, और यूरोप उनका एक पिछलग्गू रहेगा, और रशिया और चाइना उनके दुश्मन है, तो रशिया चाइना से भी देखिएगा युद्ध होगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले वो चाहते हैं कि जो वेस्ट एशिया है, जिसका कॉलोनियल टर्म मिडिल ईस्ट है, उसमें वो पहले कब्जा कर ले और उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले। अनगिनत उनके पास तेल होगा, और उसके बाद वो रशिया और चाइना पे हमला करेंगे, ईरान पे हमला करेंगे। ईरान पे पहले भी हमला हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बड़ी अजीब सी चीज है। ईरान जो है, ईरान ने देखिए इसीलिए कह दिया है कि इजराइल को 2 स्टेट सोल्यूशन, ईरान ने कह दिया हम नहीं मानते, हम एक पैलेस्टाइन का स्टेट होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, उसमें यहूदियों को भी राइट्स होंगे और अरब्स तो खैर रूल करेंगे ही करेंगे। ये बात ईरान ने साफ कर दी।
और इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईरान ने ये स्टैंड ले लिया है, और इसी स्टैंड के साथ पूरी दुनिया देखिए आज नहीं तो कल खड़ी होगी। अरब मुल्क मान लीजिए अभी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको भी हम साथ लेते हैं, हम उनको नकार नहीं रहे। हमको हर फ्रंट पे काम करना है। हमारा बेसिक जो रेजिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव है वो 1 स्टेट है, पैलेस्टाइन, बस, नो इजराइल। और उसके बाद अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कुछ दिनों चलती है तो वो दुश्मन को गफलत में रखने के लिए जरूरी है, और वो भी साथ साथ चलना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद देखिए यमन में क्या हुआ। यमन में 12 एयर स्ट्राइक्स आज इजराइल ने की। पिछले 3 दिनों से लगातार यमन मार रहा है इजराइल। आज 12 एयर स्ट्राइक किए, लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जो इजराइल के एयरक्राफ्ट हैं जो स्ट्राइक करने गए थे, वो यमन के एयर डिफेंस से कंफ्यूज हो गए। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको, यमन के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो जो मिसाइल मार रहा है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है। क्लस्टर म्यूनिशंस, मतलब हवा में उड़ते हुए क्लस्टर म्यूनिशंस किसने देखे? उसके बाद जो इजराइल वहां मार कर रहा है, उसमें जो एयर डिफेंसेस यमन के हैं वो उसके इजराइल के एयरक्राफ्ट्स को कंफ्यूज कर दे रहा है। बिल्कुल क्लियरली लिखा है, और इजरायलियों ने खुद इस बात को कहा है कि हम लोग का जो मिशन है, हम यमन में टॉप लीडरशिप को नहीं मार पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को मारा था, लेकिन मैंने जैसे कहा वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। किसी बड़े लीडर को, यहिया सारी या अब्दुल मलिक अल हूती को हम नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे जो रडार सिस्टम्स है, हमारे जो एडवांस प्लेन्स हैं जो एक किल जोन क्रिएट करते हैं और पूरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, उनके पास खुद के अपने रडार्स होते हैं, सारी चीजें हैं, वो भी एयर डिफेंसेस जो यमन के हैं उसके सामने वो फेल हो जा रहे हैं। इजराइल ने फिर देखिए क्या किया है। इजराइल ने अपना एक बराक एयर डिफेंस साइप्रस में फिर से उसने रख दिया है। और ये जो बराक एयर डिफेंस साइप्रस में उसने रखा है, ये क्यों रखा है? ईरान पे भी नजर रखना और टर्की पे नजर रखना सबसे बड़ी बात है। अब ये जो सिस्टम है बराक, ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, यानी पूर्वी मेडिटेरेनियन सी है, उसमें जो टर्किश फोर्सेस हैं उन पे ये स्पाई कर सकती है। अब इसी तरह से यूएई देखिए अभी भी दलाली कर रहा है, खुली दलाली कर रहा है। यूएई ने एक इजराइल का जो रडार है वो पुंटलैंड में लगा दिया। पुंटलैंड कहाँ है? सोमालिया में, एक ऑटोनोमस वो एक रीजन है सोमालिया में। पुंटलैंड में लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जब यमन से मिसाइल आती है तो उधर वो जो पुंटलैंड वाला रडार है सोमालिया का, वो उसको डिटेक्ट करता है और इजराइल को वार्न करता है। अब आप देखिए गेम कहां हो रहा है, खेल कितना ऊंचा पहुंच गया है। अब आप देख रहे हैं ना, खेल कहां से कहां पहुंच गया है। सारी जो ताकतें हैं सब, यमन मान लीजिए अभी तक पिछड़ी, एक अभी भी वो भारत से मतलब किसी भी विकासशील देश से यमन अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। विकसित देशों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, आम टेक्नोलॉजी में वो कैसे उसने अपने को विकसित किया, कैसे वो आगे बढ़ा, यही सारी चीजें ऐसी हैं जो नेपाल जैसा देश नहीं देख पाया। इतने दिनों से उस शासन था। देखिए मैं आज नेपाल पे आनंद स्वरूप वर्मा जी से मेरा इंटरव्यू मैंने लिया है, और उसको मैं कल संभवतः रिलीज करूंगा दिन में किसी वक्त। मैं पहले से सुबह अनाउंस कर दूंगा और कल उसको रिलीज करूंगा। वो बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू, उसमें पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि नेपाल में आखिरकार क्या हुआ। अब देखिए, अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि जो यमन में हुआ, जो यूएई ने रडार वगैरह इंस्टॉल किए। अब नेतन्याहू ने क्या कहा? एक कॉन्फ्रेंस थी जेरूसलम में, उस जेरूसलम में एक छोटी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उसने कहा कि वी आर फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर ग्लोबल ट्रेड। हमारा जो वैश्विक व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत जटिल हो गई। ऐसे मुसलमान जो यूरोप में, अब देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो नेतन्याहू ने कही, खुद कहा। उसने कहा कि जो मुस्लिम्स यूरोप में माइग्रेट कर गए आज से 20 साल पहले या पिछले 20 सालों में, वो एक वोकल माइनॉरिटी हो गए यूरोप के कई देशों में, जर्मनी में, स्पेन में, नीदरलैंड्स में, नॉर्वे में, स्वीडन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। वो वोकल माइनॉरिटी हो गए, उनके वोट है, और इसलिए वहां की सरकारें डर रही हैं। और ये एक नई चीज है जिस परिघटना को हम समझ नहीं पाए थे। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशंस जो यूरोप में, जो यूरोपियन कंट्रीज में है, वो दबाव बना रही हैं, और उनके दबाव में जो
जो यूरोपियन वाइट्स है उनका एक बड़ा हिस्सा आ रहा है, क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका लिबरल ट्रेडिशन है, जिसमें जो भी बाहर से असाइलम सीख कर रहा है, जो पॉलिटिकल वायलेंस जो दुनिया में हो रहा है उससे जो लोग निकल के आ रहे हैं उनको असाइलम दो। ये यूरोप का लिबरल ट्रेडिशन है। अब यूरोप में फार राइट मूवमेंट चल रहे हैं कि उस लिबरल ट्रेडिशन को हटाओ, एंटी इमिग्रेशन आंदोलन, और अमेरिका में आप देख ही रहे हैं वो उसने बड़ा विभत्स रूप ले लिया। लेकिन ट्रंप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। वहां पर समस्या मुस्लिम नहीं है अमेरिका में, वहां लैटिन अमेरिकन है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। और यूरोप में देखिए नेतन्याहू ने साफ कह दिया, मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं, और उसने ये भी कह दिया कि ये जो वर्ल्ड वाइड रिजेक्शन ऑफ ज़ायनिज्म है, मुस्लिम जो पॉपुलेशन दुनिया में फैली हुई है, ये एक ऐसा माहौल बना रही है कि ज़ायनिज्म का रिजेक्शन दुनिया में होने की संभावना है, और वो हो रहा है। दूसरा उसने देखिए ब्लेम किया चाइना और कतर को। अब देखिए कितना दिलचस्प है, ईरान को तो ब्लेम करते ही है इजराइल, चाइना और कतर को उसने ब्लेम किया कि इन दोनों ने चुपचाप पिछले 10-15 सालों में सोशल मीडिया मूवमेंट चलाया है इजराइल के खिलाफ। अब ये तो किसी को नहीं पता था। चाइना में भाई हम तो देखिए जानते थे चाइना ने बहुत ही सोच समझ के चाइना चुप रहता है, और चाइना इजराइल के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता है, उसकी जो उसका प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन चाइना ने किस तरीके से, नेतन्याहू ने बोल दिया कि चाइना ने अपने सोशल मीडिया में बहुत सारे हैंडल्स बनाए। अच्छा देखिए ट्विटर पे आप देखिए, या एक्स, जो अब एक्स है, मैं तो हुई उस पर, और आज 25,000 फॉलोअर्स भी मेरे पूरे हुए, जबकि इतने रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगे, लाखों हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन खैर। अब देखिए अब यहाँ वहाँ जो स्थिति है एक्स पे, वो क्या है, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे हैंडल्स जिनके नाम यूरोपियन है, और जो एंटी इजराइल लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे इजराइल करता है, यानी इजराइल झूठ बोलता है बहुत सारी चीजों में। तो यहां भी जो थोड़ा सा सच में अगर आधा सच है तो उसको पूरे सच के रूप में दिखाया जा रहा है, और ये होना चाहिए। महाभारत की भी लड़ाई में हमने देखा है कि भगवान कृष्ण ने जो उन्होंने किस तरीके से जहां जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने बुराई के खिलाफ कैसे माहौल बनाया, उन्होंने कैसे अगर पूरा सच अगर है या आधा सच है तो उसको उन्होंने एम्पलीफाई करके प्रचार करके उन्होंने उसको पूरा एक दुश्मन सेना को डिमोरलाइज कर दिया। ये सारी चीजें ये हमको जो सबसे बड़ा जो अश्वत्थामा वाला एपिसोड है उसमें हमको दिखाई पड़ता है, अश्वत्थामा का जो एपिसोड है, और उसमें हमको ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण, मतलब ये जो गुरु द्रोण थे, ये कौरवों के सेनापति, इनका बेटा अश्वत्थामा ये बहुत ज़्यादा नरसंहार या पांडवों का संहार गुरु द्रोण कर रहे थे, और ये हुआ कि इनको कैसे रोका जाए। तो ये था कि अश्वत्थामा अगर मार दिया जाए तो गुरु द्रोण अपने हथियार डाल दे, लेकिन अश्वत्थामा अमर था, अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान मिला था। तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति सोची, एक हाथी था अश्वत्थामा पांडवों के पास, उन्होंने कहा हाथी को मारो, और हाथी को जब मारो और हल्ला करो कि अश्वत्थामा मर गया। फिर लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, युधिष्ठिर तो सच बोलते थे, तो फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछेंगे, ये पता था भगवान कृष्ण को। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच बोलना, लेकिन उसको इस तरह से बोलना कि तो डाउट क्रिएट हो जाए। तो जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया, पूरी पांडव सेना लगी, उसने पूरा शंख बजाया और पूरा प्रचार किया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, संस्कृत अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया। अब वो नर है या वो हाथी है, कुंजर, संस्कृत में हाथी को कुंजरो कहते हैं। अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, तो ये जैसे उन्होंने कहा, और जैसे नरो उसने कहा, कुंजरो कहने के पहले ही और ज्यादा तेज शंख बजने लगे, ताकि गुरु द्रोण को सुनाई नहीं पड़ा कि उसने ये कहा है नरो या कुंजरो, कि हाथी भी हो सकता है। ये नहीं सुन पाए
ये गुरु द्रोण नहीं सुन पाए, उन्होंने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने, जो उनका सबसे बड़ा डिसाइपल था, उसी ने वध कर दिया। ये देखिए जो बात है। और सच्चाई पांडवों के साथ थी, बुराई कौरवों के साथ थी। लेकिन देखिए यही बात है, यही बात जो नेतन्याहू कह रहा है कतर के मामले में। अब आप बताओ, कतर और चाइना के मामले, चाइना वही काम कर रहा है। चाइना चुपचाप, मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पे पिछले 2 महीने में एकदम से बाढ़ आ गई है एक्स में और पूरे सोशल मीडिया में। एक फ्री पैलेस्टाइन को लेके एक सेंटिमेंट बन गया। और अभी एमी अवार्ड्स जो अमेरिका में होते हैं, जो टीवी शोज वगैरह के अवार्ड्स होते हैं, जैसे फिल्मों के ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, तो एमी अवार्ड्स में जो कुछ लोगों ने जो अवार्ड जीता, उन्होंने अवार्ड लेते समय ये कहा फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, ये बात कही गई। अब आप देखिए ये पूरा माहौल जो है ये बदल रहा है। अब कतर को उसने क्यों कहा? क्योंकि कतर भी इस तरीके से अल जजीरा कतर चला रहा है। अल जजीरा के कितने लोग मारे गए, यानी कतर को लेके इजराइल पहले से ही सशंकित है। जबकि कतर में अमेरिकन बेसिस है। अब क्या होगा? कतर पे तो फिर हमला होना तय है ना, तुर्की पे भी होगा, सब पे होगा। फिर अमेरिकन बेसिस वहां, वो क्या करेंगे? वो हो सकता है कतर के खिलाफ ही ये हो सकता है कतर पे हमला कर दें, ये भी संभावना है। ये भी हो सकता है अमेरिकन बेसिस जो हैं वो वहीं पर उन्हीं देशों को खत्म कर सकते हैं। ये खतर ये है। और ये अरब मुल्क अब मान रहे हैं इस चीज को और कह रहे हैं कि जो ईरान की नीति थी, अमेरिका को दूर रखो, उस पर हमको चलना चाहिए था। और ईरान ने फिर से फंसा दिया है यूरोपियंस को। जो एक बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो इंस्पेक्शन करने ईरान आएगी, ईरान उसको फंसाए रख रहा है। और इजराइल में ये खबरें गर्म हो रही हैं कि ईरान ने के पास अभी भी यूरेनियम है, जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, वो ईरान का महफूज रह गया है और वो कभी भी 90% हो सकता है। लगातार इस तरह की बात हो रही है। तो आज का देखिए दिन बड़ा अद्भुत है। इसमें एक विषय प्रवर्तक, थोड़ी सी टफ हिंदी है, कुछ लोग इस पे इतराज भी करते हैं। आप समझ लीजिए कि जो पूरा माहौल है, टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह लीजिए, टर्निंग पॉइंट एक तरह से आ गया है पूरे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में। आने वाले दिनों में ईरान के साथ युद्ध तय है। हमास के बड़े बड़े हमले होने वाले हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की बंदूकें फिर गरजेंगी और यमन तैयार है। उधर सीरिया को एक्सिस ऑफ ईवल में इजराइल ले आया है। इसका मतलब है कि सीरियन रेजिस्टेंस वहां पर कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।